हाँ बच्चों, तो बताइए हम लोग कहाँ थे कल? कल मीन्स लास्ट उसको सर न्यूमेरिकल्स हो गए थे। यस सर। ओके, तो आज हम लोगों को नया चैप्टर पढ़ना है। यस सर। ओके, चैप्टर का नाम बताएंगे मुझे? सर ग्रेविटेशनल। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आपका आज का चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में। ठीक है, ओके चलिए। इसको चैप्टर को वैसे तो बच्चे आ गए हैं भी और आ जाएंगे धीमे धीमे, जब तक मैं एक दो बच्चों से और बात कर लूँ। गुनिका मिश्रा, अपना माइक ओपन कीजिए। और आज जो लेफ्ट मत कर जाना, पहले बता रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए यस और नो। साईराम तो कुछ तो करो भाई। गुनिका मिश्रा, बार बार ओपन कर रहे हो माइक को, फिर बंद कर रहे हो, फिर ओपन कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? क्या बोल नहीं पाओ? गुनिका, चलिए वेरी गुड। ओके, जब तक ये लौट के वापस आती है, जब तक हम लोग थोड़ा सा पढ़ा लें, है ना? इसके बाद फिर से बात करूंगा, ऐसे फिर गायब हो जाएगी। ये अच्छा तरीका है। गुड बच्चों, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो हम लोग उसको डेली देखते भी हैं, समझते भी हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन? बच्चों, द होल यूनिवर्स is based on that force that is called gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही दुनिया है। ग्रेविटेशन का मतलब आप मान सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, हर एक चीज को अपनी ओर आपस में पास लाना, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। The simple thing is that you can say that very easily whole things, all the materials, all the substance, all the bodies of the universe attracting one to another, ये सभी एक दूसरे को खींच रहे हैं, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हो, चाहे वो कॉमेट्स हो, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हो, इवन देन हम आप भी। आप जो पेन पकड़े ना हाथ में, पेन वो आपको खींच रहा है और आप पेन को खींच रहे हैं। सर ठीक। तो दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आखिर क्या है जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे में लगता है? ठीक, कारण इसका आंसर है मास। इसका आंसर क्या है? मास। जब किसी ऑब्जेक्ट में मास, अच्छा दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बॉडीज है, सब्सटेंस है, सभी के अंदर मास होता है। हाँ, मास कम ज्यादा होगा मगर मास होता है।
तो हमेशा मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशन। यानी कि कोई कहता है कि दो बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर, मान लो ये चौक है, ये डस्टर है, ये चौक है, ये अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशन है। हालांकि इतना इतना बहुत 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 कम है, मगर है। और वो किसकी वजह से है? वो इनकी मास की वजह से है। तो ये कहा जाता है जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, उस ऑब्जेक्ट की उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। यानी कि सन का ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, उससे कम अर्थ का होगा, उससे कम मून का होगा, उससे कम हमारा होगा। यदि हम कहते हैं हाथी है, घोड़ा है और एक कुत्ता है, एक चूहा है, हमारे पास चार चीजें हैं, हाथी, घोड़ा, कुत्ता और चूहा, तो सबसे ज्यादा फोर्स किसके पास होगा? हाथी। इसके बाद घोड़ा, इसके बाद डॉग, कुत्ता, उसके बाद चूहा। ऐसा क्यों बोला आपने? सर अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि आपने इन चारों को देखा हुआ है। आपने घोड़ा भी देखा है, आपने हाथी भी देखा है, आपने कुत्ता भी देखा है, चूहा, एलिफेंट, हॉर्स, डॉग एंड रैट, आपने चारों देखे हुए। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा मास किसका होता है? हाथी का। तो यानी कि यदि हम कंपैरिजन करें तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो क्या है? तो पहले आप हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हाँ बच्चों, ओके। तो मैं आपको ना बता रहा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है या ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। तो दो ऑब्जेक्ट, दो सब्सटेंस, दो बॉडी, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या सिंपल ग्रेविटेशन। तो लिखिएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles, between any two particles or body, or system, or systems in the universe, in the universe, in the universe in the universe is called gravitation, is called gravitation. It is also known as, it is also known as gravitational force. दो नाम होते हैं इसके। It is also known as gravitational force. Either only gravitation या gravitational force, दोनों एक ही बात है। ठीक है? ओके, अब आप बड़ा सभी बच्चों को पता है कि जो अर्थ है हमारी, इट इज रिवॉल्व अराउंड द सन, उसी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे पहले, आपको बता दूं मैं, पहले ये मानते थे लोग, अभी भी बहुत से लोग गांव के लोग मानते हैं कि अर्थ जो है वो कांस्टेंट है और सूर्य भगवान घूम रहे हैं, है ना, इस गांव लोग मानते हैं। मगर ऐसा नहीं है, सन कांस्टेंट है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो अब वो अर्थ की तरफ कैसे घूमती है, उसका किस तरह का उसका पाथ कैसा है, टाइमिंग क्या है, उन सब के बारे में एक साइंटिस्ट थे केपलर।
जैसे न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नियम दिए थे, वैसे ही केपलर ने भी हमको 3 नियम दिए। पहला नियम जो है उसको हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलेंगे, दूसरा नियम को हम लोग लॉ ऑफ एरिया बोलेंगे, और तीसरे को हम बोलेंगे लॉ ऑफ पीरियड्स। एक एक करके हमको पढ़ना है। ये तीनों जो लॉ हैं वो वास्तव में ये बताएंगे हाउ टू रिवॉल्व एनी प्लैनेट अराउंड द सन। सन मींस स्टार। आप जानते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, और जो सैटेलाइट्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ओके, तो अब हमको ये पढ़ना है कि ये उसका तरीका क्या है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग केपलर्स लॉ, में एक एक करके पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। ओके Sir, what is the heading? क्या बेटा? Sir, what is the heading? केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, KEPLER, केपलर्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है बेटा, जैसे न्यूटन है, आइंस्टाइन है, वैसे साइंटिस्ट का नाम है केपलर। केपलर्स लॉ लिखिएगा। केपलर्स गेव द following three laws. Kepler gave the following 3 laws to explain the motion of the planets. फर्स्ट लिखिए लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट। अच्छा, कोई भी तो मुझे बताएगा कि ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट? बताइए। Sir, it is a imaginary part in which planets move. क्या बात है बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। वो पाथ जिस पर कोई प्लैनेट मूव करता है, या नॉट सिंपल वर्ड बोले तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू प्लैनेट, इट मे बी पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, यस, नहीं नॉट एक्सेस, नो नॉट नेसेसरी, मुझे ये आवश्यक नहीं कि हमसे एक्सेस हो। ध्यान दो बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू नो इलेक्ट्रॉन्स, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया गया हुआ। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इट रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस। So here the orbit of electrons is what? So कोई भी चीज किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, अब उसका पाथ क्या वो नहीं पता, लेकिन यदि कोई किसी पॉइंट के आसपास घूमती है तो उसके उस इमेजिनरी पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो मन में ये क्वेश्चन उठता है कि जो सन है, सन उसके चारों तरफ जो अर्थ है वो कैसे घूमता है बच्चों? तो ध्यान देना, अभी लिखा नहीं कुछ भी, ये ऐसे समझना। ये एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, तो ध्यान देना, ये वर्ड से निकाल देना हमेशा के लिए। यदि आपको ये लग रहा हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, सॉरी, जो प्लैनेट होते हैं वो सर्कुलर मोशन में नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रिकल पाथ, यानी कि अंडे जैसा मान लो, इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है, ना कि सर्कुलर पाथ में। ये ध्यान से रखना। सर्कुलर पाथ क्या होता है? ऐसा गोल होगा, मतलब उसके हर जगह से डिस्टेंस सेम होगा। इसमें और इंटरेस्टिंग बात है, अब आपको क्या लग रहा होगा कि मान लो यहाँ पर ये है अर्थ या प्लैनेट है, नॉट अर्थ, प्लैनेट। तो अब सन बनाना चाहिए, आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि यहाँ होगा? नो, यहाँ नहीं होता, ये यहाँ होता है, यहाँ पर सन।
तो ये कहा जाता है बेटा कि फर्स्ट नियम किसके लिए है, ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, यानी कि अंडे जैसा पाथ होता है। और जो उसका सन होता है, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिकल पाथ में दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है ना, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ठीक है, दो होते हैं और दो ऐसे भी होते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि सन जो होता है इनमें से किसी एक फोकस पर रहता है, यानी यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा वो लिखिए पहले आप। ईच प्लैनेट moves around the sun around the sun in an elliptical path या orbit, in an elliptical orbit with the sun at one of the foci। ये जानते हो इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मिला है? What is Nilay? Are you there? Nilay, Rama. Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? हाँ हो ना? Sir, foci. हाँ, मैथ का क्वेश्चन नहीं होगा और अंग्रेजी का भी है, बताइए कोई भी बताओ। ये पता है वर्ड, ये पता है सर फोकस क्या बोला? सर मैनी फोकस फोकस और फोसी ये दो वर्ड है, ये है सिंगुलर और इसे बोलते हैं प्लूरल। क्योंकि इसमें दो फोकस होते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लूरल में आ गया। तो फोसी इज प्लूरल ऑफ फोकस, तो वो इसलिए फोकस ही है वो भी, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं बेटा। ओके, तो क्या लगा आपने, वन ऑफ द फोसी, वन जो बोल रहा हूँ ना, दो है ना, उसमें से किसी एक होता है वन ऑफ द फोसी ऑफ द ऑर्बिट, अब इसको बनाइए इस डायग्राम, अब इस डायग्राम को बन जाए तो मैं बता दूंगा। Sir, done. ओके, अब इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लैनेट कभी सन के पास आएगा और कभी सन के दूर जाएगा। दूर। इसका मतलब क्या हुआ, जब पास आएगा तो क्या हुआ? समर सीजन हाँ नकुल बोलो। सर समर यस, जब ये पास में आएगा तो गर्मी बढ़ेगी बहुत तेजी से और मजा आ जाएगा, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा, तो अभी हम लोग कहाँ हैं पता है आपको? अभी हम लोग यहाँ हैं,
ये अभी जो मौसम है, ये मौसम अभी कब आएगा आपको दोबारा से? ये मौसम आएगा फरवरी मार्च में। तो ये है अक्टूबर नवंबर, और ये है फरवरी मार्च, और ये क्या है पता है आपको? दिसंबर, भयंकर ठंड, जनवरी की ठंड, मजा आ गया। और ये मई का महीना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलिप्टिकल विच इज फॉलोड बाय द अर्थ, वी हैव अ डिफरेंट सीजन। तो जो हमारे सीजन आते हैं, जो कभी समर है, कभी विंटर है, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिट। हाँ, यदि ये गोल होता, सर्कुलर होता, तो क्या होता बताओ मुझे? 12 महीने में एक सा मौसम होता, या तो गर्मी या ठंड। अच्छा, इसमें भी देखो आप क्या हुआ कि जब कभी यहाँ ठंड होगी, कभी यहाँ ठंड होगी, कभी यहाँ गर्मी होगी, कभी यहाँ गर्मी होगी, सब जगह अलग अलग। इसीलिए जब नॉर्थ में गर्मी होती है तब साउथ में ठंड होती है, साउथ पोल पर साउथ में गर्मी होती है तो नॉर्थ में ठंड हो जाती है। समझ में आ गया? दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ। अब देखिए नंबर 2, लॉ ऑफ एरिया। क्या है? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया। इसमें बच्चों क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। ये फिर से वही पाथ, फिर से वही, फिर से वही। अब यहाँ क्या होता है? सन का रखा हुआ है, सन। तो वो ये कहते हैं कि मान लो ये है प्लैनेट, पहले वो ए पोजीशन पर था, अब वो बी पोजीशन पे आ गया, एक वो फिर सी पोजीशन पर है और वो डी पोजीशन पे है। तो इनका कहना ये है कि समझिए बात को, वो ये कह रहे हैं कि यदि सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन सेम टाइम में सेम टाइम में डिस्टेंस कवर करती है, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। ध्यान देना। अब ये एरिया इस एरिया के बराबर कब हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर लंबाई ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी। यहाँ लंबाई कम हो गई तो विड्थ बढ़ा दी, तभी एरिया बड़ा हो पाएगा। इसका मीनिंग क्या है पता है आपको? इसका मीनिंग ये है कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है, और जब वो सन के पास आता है तो बहुत तेजी से निकलता है। ये मीनिंग है इसका, यानी कि स्पीड ऑफ प्लैनेट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द पोजीशन। जब it will become closer to the sun, the speed increases, and when it move away from the sun, the speed of the planet decreases. ये लगातार कम होती चली जाएगी। अब पहले लिखिए थर्ड पॉइंट, फिर इसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा इसको। देखिए, the line joining the sun and planet, the line joining the sun and a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. Equal areas in equal intervals of time. क्या है बच्चों? ये कोड बनाओ।
Sir, I have a question. हम्म Sir, how it affect the speed? हम्म Sir, how this affect the speed of planet? Hmm. Very good question. Because whenever planets move toward the sun, the distance between the force between sun and earth increases. जब उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ जाता है. जब फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या करेगा वो उस स्पीड यानी फोर्स से क्या बढ़ेगा एक्सेलरेशन. फोर्स क्या होता है m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके तो मास तो कांस्टेंट है तो इफ f इज इंक्रीजेस दैट मींस a इंक्रीजेस. ए मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज मतलब पॉजिटिव. दैट मींस if what is the meaning of positive acceleration Janvi? What is the meaning of positive acceleration? Sir, it means increase in velocity Velocity. equal Very good. intervals of time. आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब स्पीड बढ़ रही है और नेगेटिव है तो घट रही है. बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन दैट मींस स्पीड विल बी इंक्रीजेस. तो अब ये हो जाएगा जब दूर जाएगा तो फोर्स कम होगा. जब फोर्स कम होगा तो फिर से एक्सेलरेशन कम होगा और जब एक्सेलरेशन कम होगा मतलब नेगेटिव तो स्पीड पहले से कम हो जाएगी. दिस इज द रीजन कि व्हेनेवर प्लैनेट come closer to the sun the force of attraction and it means gravitational force बढ़ जाता है. Got it? समझ में आया? Yes, sir. Good. ये डायग्राम बन गया. Yes, sir. लिखिएगा बच्चों. बाकी लोग बन गया क्या क्या कुछ हुआ? Yes, sir. Okay, good. लिखिए. Let us consider a planet moves. Let us consider a planet moves from position A to position B. From position A to position B in time t, small time t. And then it moves from position and then it moves from position C to D in the same time t. Then according to this law area of SAB is equal to area of CSB. चूंकि यदि टाइम सेम है तो एरिया भी सेम होगा. अब इसका मीन हो this shows that whenever मैंने क्या लिखवाया आपको? This shows that whenever Okay. Whenever
planet come closer to sun, planets come closer to the sun, the speed of the planet increases. The speed of the planet increases. And if planet move away from the sun, planet move from the sun, speed decreases. ये है आपका सेकंड लॉ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। गुड। नाउ थर्ड वन, ये होता है टाइम के लिए, लॉ ऑफ पीरियड्स। थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। इसको लिखिए पहले बेटा, फिर मैं बताऊंगा आपको। द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन by a planet, by a planet to complete a revolution, to complete a revolution around the sun, around the sun, is directly proportional to the, is directly proportional to the cube of semi-major axis, cube of semi-major axis of elliptical orbit, semi-major axis of the elliptical orbit, that is T square proportional to R cube. T square proportional to R cube. बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है, प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, तो एक चक्कर पूरे लगाने को बोलते हैं एक पीरियड, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? सिंगल पीरियड, एक चक्कर लगा दिया। ये जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो मैंने आपको क्या कहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी से मतलब आधा, ये पूरा क्या है? फुल मेजर एक्सिस है, इसका आधा, यानी कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, वो आर ये T square proportional to R cube। इसका मीनिंग समझ में आया किसी को? कुछ इसका अर्थ क्या होगा?
ये पहले बना लो, फिर हम बात करेंगे। Sir, done. ओके, देखो बेटा, इसका कोई अर्थ बताएगा, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कहा था ना कि एरिया का मतलब वहां पर क्या था, उसका होता कुछ है, अर्थ कुछ और निकलता है। वहां क्या था कि हमने कहा था कि सेम टाइम पे सेम एरिया कवर करेगा। उसका मीनिंग ये था कि जब पास में आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इससे क्या मीनिंग निकल रहा है? इसका मालूम है बेटा? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग निकल रहा है। इसका इंटरेस्टिंग मीनिंग ये है कि जो प्लैनेट सन के पास होगा, सन के पास होगा, उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो सन के सबसे पास कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी। इसलिए मरकरी, आपको पता है सन का एक चक्कर कितनी जल्दी लगाता है? ओनली इन 89 डेज। अपने हिसाब से 3 महीने में। मतलब जितने समय में अर्थ हमारी एक चक्कर लगाती है, तब तक वहां पर जो मरकरी है वो 4 चक्कर लगा देती है। उसके बाद कौन है? वीनस। वीनस। और वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। ओके। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं, अब आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ कि वीनस और मरकरी का जो टाइम पीरियड है वो कम से कम है। इसका मतलब मालूम क्या हुआ कि जितने साल में हमारे यहाँ 1 साल होती है, उतने में वहां पे 4 साल हो जाती है। 4 साल यानी कि यदि कोई बच्चा वहां पैदा हुआ है, मरकरी पे एक बच्चा हम यहाँ पर अर्थ में पैदा हुआ है, तो वो हो जाएगा 4 साल का। हमारा बच्चा हुआ 1 साल का ही यहाँ पर। सोच के देखो, यदि वहां होते मरकरी में तो क्या होता? 3-3 महीने में एग्जाम होते। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा भी है, कुछ ऐसे प्लैनेट भी होते हैं जो दूर है। कौन कौन से दूर है? वीनस के मार्स, मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है, सैटर्न है। मार्स, जुपिटर को, जुपिटर जो होता है, जुपिटर वो 16 ईयर में एक चक्कर लगाता है। जितने समय में एक बच्चा अपना 12th पास करके निकल जाएगा, तब वो उसका एक चक्कर होता है। और जो सैटर्न है उसको लगते हैं 19 ईयर। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे जो प्लूटो वगैरह है वो तो लगभग 250 साल लगाते हैं, 242 ईयर्स के आसपास एक चक्कर लगाने में। कितना मजा आएगा वहां होता तो, कितना अच्छा होता ना। तो इस प्रकार से ये इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो प्लैनेट जल्दी पास में है वहां पर उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मतलब वो जल्दी अपना साल पूरा कर लेगा। यानी कि ये मान लो कि यदि हम एक आम बात करें तो इसका मतलब होता है 1 साल। जब कोई भी प्लैनेट सन का एक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं 1 साल अपने यहाँ से। अब इसका मतलब ये हुआ मून का जो 1 साल होता है वो, सॉरी माफ करना, मरकरी का वो 3 महीने का होता है। और यदि मान लो हम बात करते हैं जुपिटर की, तो उसका होता है 16 साल का एक साल अर्थ के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये था आपका। अभी मैंने आपको बताया कि प्लैनेट कैसे घूमते हैं अर्थ के चारों, सॉरी सन के चारों तरफ। अगली जो हमारी क्लास होगी अब उसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ओके बच्चों, बाकी हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दशहरा। कल से छुट्टी लग रही है।